हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ बेटा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा सेशन जो है हमारे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी को NCERT सॉल्यूशन का एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है जहां पर हमने 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इसका आगे का सेक्शन, यानी कि आज हम 11 से लेकर 18 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। एंड इसे शुरू करने के पहले मैं आप सभी को थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी भी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एंड जितनी भी चीजें हम कवर करते हैं वो सब होती है अरेंज फॉर्मेट में, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं एंड आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। ओके, तो चलिए इसी बात से शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की, जहां मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं NCERT सॉल्यूशंस। बच्चों के मोस्टली ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम हमें ये बताइए कि जो भी चीज़ें आप हमें पढ़ाते हैं इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे। नोट्स की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। भैया क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप सभी के सामने। तो इस क्वेश्चन को बेटा बहुत ही ध्यान से पहले तो हम रीड करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। जैसे क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, ये दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि आप संयोजन का प्रतिरोध जो है, रेसिस्टेंस, आप 9 ओम या फिर 9 ओम और फिर 4 ओम प्राप्त कर सकें, या फिर इसका जो प्रतिरोध है वो 9 ओम मिल सके या 4 ओम मिल सके। बेसिकली यहाँ पर हमें 3 मतलब कुछ प्रतिरोध दिखाए गए हैं। आप ये दर्शाएं कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करेंगे। यानी हमारे यहाँ पर 3 प्रतिरोधक दिए हुए हैं जो कि कितने कितने के हैं, 6 ओम के हैं। आपको इसे इस तरह से कंबाइन करना है कि कंबाइन करने के बाद एक प्रतिरोध आपको 9 मिलना चाहिए और फिर उसको ऐसे कंबाइन करो कि आपको जो प्रतिरोध है वो 4 ओम मिलना चाहिए। इसके लिए तो बेटा हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए तो हमें अपनी थोड़ी सी क्या लगानी पड़ेगी, बुद्धि लगानी पड़ेगी। चलो इधर देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे कैसे कर पाओगे। सबसे पहले हम सभी के लिए बात करते हैं, चाहे मैं R1 के लिए बात करूं, चाहे मैं बेटा R2 के लिए बात करूं, या फिर मैं किसके लिए बात करूं, R3 के लिए। तीनों के ही प्रतिरोध यहाँ पर कितने देकर रखे हैं, 6 ओम देकर रखे हैं। अब हमसे पहली कहानी की तरफ आके हम ये जानते हैं कि ठीक है भाई, अगर हम 9 ओम प्राप्त करना चाहते हैं हमें यहाँ पर क्या बनाना होगा, इस पूरे को अच्छे से अरेंज करना होगा। तो क्या मैं इसे ऐसे अरेंज कर सकती हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर जो हमारे प्रतिरोधक थे ना, उनको, कुछ प्रतिरोधक को हमने इस तरह से अरेंज किया है। इस तरह से मतलब हम यहाँ पर लेकर आए और कुछ को हमने ऐसे अरेंज किया है। देन मैं आपसे बोलूँगी ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है एंड ये हमारा क्या है, R3 है। R1 हमारे पास कितना है, भैया ये हमें देकर रखा है 6 ओम। R2 कितना देकर रखा है, अगेन 6 ओम। R3 कितना देकर रखा है, ये भी हमें 6 ओम ही देकर रखा है। ऊपर देखो, यहाँ पर मैंने आपको तीनों के लिए ही बताया है। अब हमने इसे जिस तरह से अरेंज किया है, बेसिकली अब चाहे आप यहाँ पर इसे पैरेलली अरेंज कर रहे हैं या फिर आप इसे सीरीज के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इन दोनों का ऐसे संयोजन करना है कि आपको प्रतिरोध कितना मिले बच्चा, 9 ओम मिले। क्या ये पॉसिबल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसे पैरेलली अरेंज करते हैं, है ना। सबसे पहले तो जब हम इसे पैरेलली अरेंज करते हैं ना, तो फिर पता है क्या होगा, जैसे मैं आपसे बोल रही हूं, अगर मैंने इसे पैरेलली अरेंज किया तो ये हमारा 1 अपॉन में R1 होगा
एंड 1 अपॉन में क्या हो जाएगा R2, क्योंकि R1 R2 ही है पैरेलली। आपको याद है ना, सीरीज तो एक सीधी होती है और पैरेलल बोले तो इस तरह से होते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, है ना। इनकी क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। जैसे हमने क्या किया, 1 अपॉन में ये R हमारा पैरेलल ही चल रहा है, ये हमारे पास R1 भी 6 है और R2 भी 6 था। अच्छा, जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगी बेटा तो क्या आएगा, 6 का 6 आएगा, ऊपर 1 प्लस 1। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2/6? इतना तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना बेटा। फिर 2 1 सा 2, 2 6 सा 2 3 सा क्या होगा, 6 हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, सो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। और जब हमने सॉल्व किया तो ये कितना निकल कर आया, 1/3 निकल कर आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने दिखाया कि भैया अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलते हैं, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका जो प्रतिरोध है वो कितना निकल कर आएगा बेटा, 3 ओम निकल कर आएगा। अब इसी को हम किस में अरेंज कर लेंगे भैया, सीरीज के फॉर्म में, यानी कि हम इसे श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। किस में, यानी कि हम इसे श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इसका मतलब ये हमारा R1, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में कैसे करेंगे, जैसे मैंने इसे सीरीज के फॉर्म में अगर लिखा है, सो एक तो ये हमें पैरेलल वाला लेकर चलना पड़ेगा और R3 लेकर चलेंगे। सो ये हमारा 3 ओम हो जाएगा, ये हमारा 6 ओम होगा। टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 9 ओम। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? क्या मैंने कुछ मन से किया? नहीं, मैंने यहाँ पर बेटा कुछ भी मन से नहीं किया है, सिंपली मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये चीज़ें हुई हैं। अब एक काम करते हैं, मैंने ना आपको 9 ओम तक की कहानी बताई है, अब हम 4 ओम की तरफ आते हैं, जिसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस ले रही हूँ। ठीक है, सो अब दूसरी कहानी की तरफ आते हैं, जहां पर हमें इनको ऐसे अरेंज करना है सभी प्रतिरोधकों को कि इनका जो संयोजन करेंगे तो हमें इनका प्रतिरोध कितना मिलेगा, 4 ओम मिलेगा। तो एक काम करते हैं, इस बार में इसे कुछ ऐसे अरेंज कर देती हूँ। ओके, इस बार मैंने इसे कुछ इस प्रकार से, या फिर कहना चाहिए ऐसे अरेंज किया है। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 होगा, ये हमारा क्या होगा, R3, और सब कुछ कैसे होंगे, 6-6 ओम के हैं। सब कुछ कैसे होंगे, 6-6 ओम के होंगे। हमें यहाँ पर 4 ओम लेकर चलना है। तो पहले एक काम करते हैं, इसे सीरीज के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। सो मैं पहले इसे श्रेणी क्रम में अरेंज कर रही हूँ, और जब बेटा मैंने इसे श्रेणी क्रम में क्या किया, अरेंज, तो मैंने क्या पाया कि भैया हमारा R1 R2 दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको। सो हमारा R1 भी 6 ओम है, R2 भी 6 ओम है, यानी ये हमारा हो जाएगा बेटा 12 ओम। क्लियर? अब हम एक काम करते हैं, इसे पैरेलली अरेंज करते हैं, और जब हमने इसे पैरेलली अरेंज किया, पहले सीरीज था फिर ये एक पैरेलल था, तो हमने लेकर आए ये वाले सेक्शन को, एंड फिर हमने हमारा R3 भी ले लिया। चलो वैल्यूज पुट कर दो जरा जल्दी से। हमारे पास वैल्यू इस, ये क्या हो जाएगा 12 ओम, और ये क्या हो जाएगा 6 ओम, और 12 और 6 का एलसीएम 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 2 एकम 2, ये 12 का 12। सो 1 और ये 2 कैसे आया भाई, 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1 टाइम में जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 आ जाएगा। फिर अगर हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और ये हमारा क्या होगा 3/12 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौके क्या हो जाएगा भैया 12। चलो अब हमने क्या देखा, हमारे पास आउटपुट क्या निकला, हमारे पास आउटपुट ये निकला है कि हमारा ये निकल कर आया है 1/4। चलो अब मैं इसे अगर पैरेलली अरेंज किया तो हमारे पास ये क्या आ गया 4 ओम, और यही तो लाना था भाई, यही तो लाना था ना बेटा। ऐसे सॉल्व होंगे ये क्वेश्चंस, कुछ अलग कुछ अनोखा नहीं होगा, लेकिन इसी प्रकार से हमें ये सारे क्वेश्चन क्या करने होंगे, सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा बेटा, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन एंड आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12 है।
220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमंतांक यानी उसका जो वोल्टेज है वो हमें 10 वॉट देकर रखा है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब आपको पैरेलली कंबाइन करने होंगे। मैंने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पाठ्यक्रम में करवाया है, लगभग पता है डिजिट्स चेंज है बस, बाकी मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बेटा करवाया है। क्या क्या चीजें गिवन है आपको, चलो नोट डाउन करो जल्दी से। तो हमें यहाँ पर क्या देकर रखा है V, और वो कितना है बेटा 220 वोल्ट है। और हमें क्या देकर रखा है, सो हमें एक तो V देकर रखा था, दूसरा क्या देकर रखा है बेटा, सो हमें यहाँ पर देकर रखा है अनुमंतांक वोल्टेज देकर रखा है। सो बेसिकली जैसे हम क्या बोलेंगे, पावर जो कि कितनी है भैया 10 वॉट है। यदि 220 वोल्ट लाइन के अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है यानी I हमारे पास कितना है, सो वो है 5 एम्पियर। तो हमें इस लाइन के दो तारों को इसके बीच में कितने बल्ब पैरेलली अरेंज करने होंगे ये हमें बताना है। सो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि N हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है कितने बल्ब हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगेंगे। तो अब उसके लिए हमें यहाँ पर N वर्ड हमने यूज किया है, नंबर्स बेसिकली हम इसके बताएंगे। अच्छा अब एक काम करते हैं, हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है, सो R इज इक्वल्स टू V अपॉन में क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन में I होता है। सो R, अच्छा ये उल्टा लिख दिया क्या हमने, सुनो। सो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक छोटे से फॉर्मूले को ऐड करना होगा, और वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सो वो होगा P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा भैया, R आ जाएगा। अब R को इधर मुंडी लेके जाओ, V स्क्वायर को यहीं रहने दो, अपॉन में क्या हो जाएगा, P होगा। चलो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, V स्क्वायर बोले तो 220 एंड अपॉन में क्या दिया है, P दिया है, जो कि क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो को हम उड़ा देंगे। चलो इन सब का मल्टीप्लाई करें, कैसे होगा मल्टीप्लाई, सो देखो 20 को 2 का करते हैं पहले तो, सो 44, ये भी 44 एंड ये क्या हो जाएगा 484 हो जाएगा। और अगर हम जीरो भी ऐड करेंगे सो R हमारा क्या हो जाएगा 484 0 ओम निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, सो ये हमारा निकल कर आएगा 4840 ओम निकल कर आएगा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, जल्दी बोलें भाई। क्या सबको सारी चीजें क्लियर होती हुई चल रही हैं? ओके अब बात आती है, अगर हम इसे पैरेलली अरेंज करते हैं, अगर हम इसे पैरेलली अरेंज करते हैं, है ना, यानी कि हम इसे पैरेलली क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, सो भाई क्या होगा, सो जब हम इसे पैरेलली अरेंज करेंगे तो क्या मैं इसे ऐसे बोल सकती हूँ, सो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ 1 अपॉन में, अच्छा ये हमारा तो ये R निकल कर आया है, सो 1 अपॉन में R1 R2 R3, हमें तो पता ही नहीं है कितने होंगे। सो हमने क्या किया, 1 अपॉन में 4840 प्लस 1 अपॉन में 4840 प्लस हमें नहीं पता है, तो वही तो हमें यहाँ पर बताना है। सो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल। क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। देन अब अगर हम इसे पूरा सॉल्व करने जाएंगे बेटा तो ये क्या निकल कर आएगा, सो ये हमारा निकल कर आएगा R जो पैरेलल है 4840 अपॉन में क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा भैया, N हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना बेटा? ये इतनी छोटी छोटी सी चीजें है ना कि ये आपको समझनी ही पड़ेंगी। और आपको ओम का नियम याद है, हमने ओम का नियम भी पढ़ा है, हमने ओम का नियम भी पढ़ा है, जो कि क्या होता है, वो V अपॉन में I होता है। उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पर ओम का नियम लगा देती हूँ, जिसके आधार पर हमें बल्बों की संख्या बेसिकली पता चल जाएगी। V हमारे पास कितना देकर रखा है भैया, सो वो देकर रखा है 220 वोल्ट। I हमारे पास कितना देकर रखा है 5 एम्पियर। सो एक काम करते हैं, 4840 मल्टीप्लाई 5 और इसे यहाँ अपॉन में 220 को लेकर आ जाते हैं। एंड जब अब हम इसे
इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 चौके 44 और ये 22 बार में जाएगा और 22 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा n, सो n आ जाएगा भैया 110, सो 110 इज द राइट आंसर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर मैंने आप सभी को बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। देन अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए फटाफट से अब हम इसे क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। ओके, सो पहली बात तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे इसी प्रकार से हम इसी तरह से 13 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो किसी विद्युत भट्टी की जो तप्त प्लेट है ना बेटा, इसको 2 प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बेसिकली बनी हुई है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध यानी कि अगर हम दोनों के ही रेसिस्टेंस या प्रतिरोध की बात करते हैं वो हमें कितना देकर रखा है, 24 ओम देकर रखा है। और इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में और पैरेलली अगर हम कंबाइन करते हैं तो इनका यूज किया जा सकता है। यदि वह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। सो सुनो मेरी बात, सुनो फटाफट से सुनो, जल्दी जल्दी सुनो। सो बात कुछ ऐसी है, सबसे पहले अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो हमारे पास क्या देकर रखा है बेटा, R1 देकर रखा है जो कि कितना है बेटा 24 ओम है। वहीं हमारे पास R2 कितना देकर रखा है, सेम हमारे पास क्या है 24 ओम है। V हमारे पास कितना देकर रखा है बेटा 220 वोल्ट हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? और अगर हम यहाँ पर इनका, क्योंकि हमें सबको लेकर बताना है, मतलब तीनों को लेकर बात कर रहे हैं कि किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट को अगर हम दोनों 2 प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बेसिकली अगर ये बनी है जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में और पैरेलली कंबाइन किया जाता है, करके उपयोग किया जाता है, और यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या है। सो I इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, V अपॉन में क्या हो जाएगा R1 भी ले सकते हैं हम, R2। तो बताओ इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, V हमारा 220 है, R हमारे पास कितना है बेटा 24 है ना। तो अब हम इसकी काटा पीटी करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, फिर 2 छंग 12, फिर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। जल्दी से अब हम 55 को डिवाइड करते हैं 6 से, 6 नमा की क्या हो जाएगी बेटा 54, 1 आया, पॉइंट लगाया 0, 6 कम 6, फिर पॉइंट ऑलरेडी लगाया 0 लगाया यहाँ पर, 6 चंग क्या हो जाएगी बेटा 36 हो जाएगी, यानी यह हो जाएगा क्या, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9.16 एम्पियर। क्या हो जाएगा बेटा 9 इज इक्वल्स टू 16 एम्पियर ये हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ साथ ये पूरी कहानी बताने के बाद अब मैं आपको लेकर आती हूँ, हम इसे पहले तो पैरेलली अरेंज करते हैं, पैरेलली नहीं सीरीज के फॉर्म में, यानी कि श्रेणी क्रम में हम इसे क्या करते हैं संयोजित करते हैं। सो R इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा R1, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R2। सो R1 R2 अगर हम सीरीज के फॉर्म में अरेंज करते हैं सो 24 कितना हो जाएगा बेटा 48 ओम हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, विद्युत धारा इसकी निकालनी है, तो चलो हम इसकी विद्युत धारा जब निकालेंगे सो 220 को डिवाइड करना होगा किससे 48 से करना होगा। चलो भाई करते हैं, कितनी बार में जाएगा 2 एकम 2, 2 चुक्के 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। सो अब हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 चिंग 42, 7 7 49, 7 8 56। तो हमें 6 टाइम में लेके चलना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर 55 को डिवाइड करना है किससे 7 से। सो 7 6 का कितना होता है 42 होता है बेटा, कितना होता है 42 होता है ना, सही कर रहे हैं ना हम। 220 को डिवाइड करना है किससे 4 4 8 2 2 4 48 से, 2 दूनी 4। अच्छा वही मैं कहूँ कि ये डिवाइड थोड़ा सा अलग क्यों जा रहा है, देख रहे हो टीचर मतलब कितना सही तरीके से सोच पाते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। देखो वापस से आओ भैया, वापस से आओ, सुनो सुनो
2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर 0। फिर से आते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब हम इसे करेंगे डिवाइड। अब हमारा आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सही आएगा। ये पता है कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है। और खैर हम तो टीचर हैं, हमें समझ में आ जाता है, लेकिन तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तुमसे भी बनेगा। सो 12 एकम 12 चौबे 38 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, 12 चौके क्या हो जाएगा बेटा, 48 हो जाएगा। अब 5 में से 4 माइनस करने के पहले 5 में से 8 माइनस करना होगा, तो हमें पता है नहीं जा सकता, तो एक पावर ले लेंगे। 15 में से 8 जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा बेटा, ये है ना। तो 7 यहाँ आया। अब भाई पॉइंट लगाया 0, 7 8 56, 7 9 63, है ना। 12 7 84, 12 8 96, नहीं भाई ज्यादा हो रहा है ना। 12 का मान 24 38 12 चौके 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 पंजे 60 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और फिर पॉइंट लगाए 0, फिर 12 क्या हो जाएगा बेटा, 96 हो जाएगा, यानी 4.58 में लेकर चल सकती हूँ, है ना। सो आई यहाँ पर कितना निकल कर आएगा बेटा, सो बेसिकली आई यहाँ पर निकल कर आएगा 4.58 एम्पियर, ठीक है ना। 4.58 एम्पियर, अप्रोक्सीमेटली 4.6 एम्पियर भी हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हम इसे पैरेलली अरेंज करते हैं। सो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, पैरेलली अगर हम इसे अरेंज करते हैं, सो पैरेलली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। सो R1 हमारे पास कितना है बेटा, 24 है। R2 कितना है, 24 है। ये हमारा 24, 1 और 1 कैसे आया भाई, देखो 24 और 24 का जो एलसीएम है वो 24 ही आएगा। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही आएगा, तो ये 1 आ गया। सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना होता है बेटा, 2, डिवाइडेड बाय क्या होता है भैया, 24। सो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि भैया पैरेलली यहाँ पर जो इसका प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा, 12 ओम। फिर I इज इक्वल्स टू V अपॉन, अगर हम पैरेलली इसे निकालते हैं, सो 220 को डिवाइड करना है किससे, 12 से। करो जल्दी से इसको इससे डिवाइड करो। 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, फिर 2 इचंग 12, फिर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। सो अब हम क्या करते हैं, 55 को डिवाइड करते हैं किससे, 3 से। फिर 3 एकम क्या हो जाएगा, 3, है ना। 3 अट्टे क्या हो जाएगा भैया, 24, है ना। फिर पॉइंट लगाया 0, फिर 3 तिया क्या होगा, 9। भैया I इज इक्वल्स टू क्या होगा, 18.3 एम्पियर होगा बेटा। कितना हो जाएगा, सो I इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया, 18.3 एम्पियर होगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, जल्दी जल्दी बोले सारे बच्चे, फटाफट से मुझे कमेंट करके बोले, क्या सबको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ओके डन। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने हमसे जो बोला था वो सब मैंने आपको अच्छे से करके बता दिया है, ठीक है ना। चलिए सो आते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर, है ना, बाकी सारे डिवाइड सही है ना। एक लास्ट हमें इसको डिवाइड कर लेते हैं 24 से, है ना। वैसे तो अप्रोक्सीमेटली सही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, फिर 2 इचंग 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 55 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 7 42, है ना। 6 नमा के 54 कर देंगे, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 हो जाएगा। 6 कम 6 हो जाएगा, 10 में से 6 गई तो 4 बचेगा, फिर 0, 6 7 क्या होगा, 42। सही तो है भाई, आप समझ रहे हो, अपनी कैलकुलेशन इतनी सही है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देन अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किसी भी कैलकुलेशन, किसी भी जगह कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 हमसे, तो सुनो, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। 6 वोल्ट की बैटरी से कंबाइन करना है इसको, जहां 1 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में कंबाइन करना है, और 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित करना है 12 ओम और 2 ओम का पैरेलली आपको इसे अरेंज करना है। तो सुनो, सबसे पहले तो तुम्हारे पास दिया क्या क्या हुआ है, तो तुम्हारे पास 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा तुम्हें उपभुक्त शक्तियों की तुलना करनी है। तो पहली बात तो तुम्हारे पास R1 कितना दिया है भैया, 1 ओम दिया है। तुम्हारे पास R2 कितना दिया है भैया, तो ये तो 2 ओम दिया है। तुम्हारे पास V कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है। इसकी बैटरी बनाओ पहले तो। इसकी कैसे बैटरी बनेगी, सो मैंने इसे ऐसे बनाया, ये हमारा R1, ये हमारा क्या होगा R2, और फिर ये हमारा R1 R2 ही है, ठीक है।
इसको मैं R1 बोल देती हूँ, ये R2 हो जाएगा, ये 1 ओम का होगा और ये 2 ओम का होगा, और ये 6 वोल्ट की क्या हो जाएगी बेटा, बैटरी हो जाएगी। ठीक है ना, 6 वोल्ट की क्या हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी। अब सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि इसमें धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है। सो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, V अपॉन में R। लेकिन इसे पहले ऐसे कैसे निकालेंगे, पहले सीरीज के फॉर्म में अरेंज करते हैं। इसको सीरीज के फॉर्म में अरेंज करने को बोला है, ठीक है भैया, मैंने कर दिया R1 R2, सो 1 ही था, ये हमारा 2 था, और ये दोनों आपस में मिला के कितना हो जाएंगे, 3 ओम हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर इनके बीच का क्या निकालती हूँ, विद्युत धारा निकालती हूँ, सो B हमारे पास कितना है भैया, 6 वोल्ट है। ठीक है, और हमारे पास ये सीरीज के फॉर्म में प्रतिरोध कितना है, सो वो हो जाएगा 3। सो 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। सो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात आती है, ठीक है, ये कहानी मैंने आपको बता दी है, लेकिन इनकी उपभुक्त ऊर्जा कैसे निकलेगी, उपभुक्त शक्ति कैसे निकलेगी, तो मैं P1 से डिनोट कर दूं, क्योंकि तुलना करनी है तो भाई 1 2 तो लेना पड़ेगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं V स्क्वायर R का, है ना। V कितना है बेटा तुम्हारे पास, सो V तुम्हारे पास 6 देकर रखा था, अच्छा सॉरी, V स्क्वायर काहे लगाएंगे भैया, I स्क्वायर R का फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। I स्क्वायर तुम्हारे पास कितना देकर रखा है, सो 2 मल्टीप्लाई R कहाँ है हमारे पास, R हमारे पास देकर रखा है, तो ये भी 2 देकर रखा है। क्यों, क्योंकि हमसे ऑलरेडी बोला रखा है 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्ति आपको बतानी है। ठीक है, सो अब हमने क्या देखा कि हमारा P1 यहाँ पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हमारा क्या निकल कर आएगा, वॉट। कितना निकल कर आएगा, 8 वॉट निकल कर आएगा। ठीक है, हमने ये कहानी भी जान ली। अब दूसरी कहानी के आ जाओ, अब हम इसे पैरेलली कंबाइन करते हैं। सो दूसरी कहानी में हमारे पास R1 कितना है भैया, 12 ओम। अच्छा, R1 और R2 को मैं पहले पैरेलली कैसे कंबाइन करना है ये आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है ना। सो ये मैंने ऐसे, और ये हमारा ऐसे, और ये ऐसे, देन ये यहाँ से ऐसे जाएगा, मैंने इसे कर लिया पैरेलली कंबाइन। ठीक है, सो ये हमारा 12 ओम हो जाएगा, और क्या था भैया, 2 ओम था, और कितने वोल्ट की बैटरी थी बेटा, 4 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम इसके उपभुक्त शक्ति निकालते हैं तो उपभुक्त शक्ति का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, सो ये लगेगा भैया V स्क्वायर R। कैसे आया भैया ये V स्क्वायर R कैसे आया, सो V इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, IR होता है। सो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन में R होगा। P इज इक्वल्स टू क्या होता है, सो P इज इक्वल्स टू होता है भैया IR। तो अगर मैं I को यहाँ पर रख देती हूँ, है ना, सो अगर मैं I को यहाँ पर रख देती हूँ तो हम इसके प्लेस पर क्या कर सकते हैं भैया, इसे फाइंड कर सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर मैं I को इसके प्लेस पर रख देती हूँ ना बेटा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड। लेकिन एक क्वेश्चन है ना, लेकिन एक क्वेश्चन है कि मैम हम इसे फाइंड कैसे करेंगे। तो पहली बात तो P का फॉर्मूला ही है V मल्टीप्लाई I, है ना। P का फॉर्मूला क्या होता है, सो भैया V मल्टीप्लाई I होता है। हम चीज़ों को इसकी जगह पर पुट कर देते हैं। हमने अगर इसको इसकी जगह पर पुट किया, सो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर R हो जाएगा, जो कि आपके सामने है। चलो जल्दी से V कितना है हमारे पास भैया, 4 मल्टीप्लाई 4, R हमें 2 बोला ही था, 2 टाइम्स में जाएगा, 4 2 8, यानी कि भैया P1 अपॉन में अगर हम P2 करते हैं, सो ये हमारा क्या होगा, 8/8, यानी ये 1:1 निकल कर आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा बेटा, 1:1 निकल कर आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो ये रहा आप सभी के सामने। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो, लाइक शेयर करते चलेंगे भाई। जिन भी बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है वो तो सबसे पहले करिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। छोटू सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको हम। सो बात ऐसी है बेटा, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुवंतांक यानी कि जो वोल्टेज है ना वो 100 वॉट है और 220 वोल्ट, तथा दूसरे का 6 वॉट 220 वोल्ट है, और विद्युत मेंस के साथ पैरेलली इसको हम कंबाइन करते हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है, कितनी यहाँ पर धारा जो है वो ली जाती है, बेसिकली ये हमें बताना है। तो सुनो,
तुम्हारे पास पावर कितनी दी है, ऐड कर लो ना, इसे भी ऐड कर लो, इसे भी ऐड करो। सो 100 प्लस 60 कितना होता है, 160 वॉट होता है। चलो ठीक है, तुमने ये कर लिया। अब तुम्हारे पास P इतना देकर रखा है, V कितना देकर रखा है भैया, 220 वोल्ट देकर रखा है। तुमसे बता रहे हैं कि I, बता दो कि I क्या होता है। तो तुम क्या करोगे, फॉर्मूला ही लगाओगे। P का फॉर्मूला क्या होता है, सो VI होता है। अब तुम्हारे पास क्या यहाँ पर नहीं है, I नहीं है, सो P अपॉन में V इज इक्वल्स टू I कर दो। P इज इक्वल्स टू V अपॉन में I कर दो। बताओ P कितना था भैया तुम्हारे पास, सो वो था 160, I कितना था बेटा 220। सो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सॉरी I करे, V कितना था 220। सो चलो जल्दी से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। और जब हमने 0 से 0 को उड़ाया भैया, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब हमें 8 को 11 से डिवाइड करना है। हमने पॉइंट लगा के 0 किया, 11 सत्ते क्या होता है भैया 77। 10 में से 7 जाएगी 3, फिर पॉइंट लगाए 0, फिर 11 दूनी क्या होता है भैया 22, फिर पॉइंट लगाए 0, फिर 11 सत्ते क्या होता है 77। पर हम 0.72 पे ही से छोड़ देते हैं। सो I इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया 0.72 एम्पियर। यही पूछा था, यही हमें बताना था कि दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमंतांक 100 वोल्ट 220 वोल्ट और दूसरे का 6 वोल्ट 220 वोल्ट है, तो विद्युत मेंस के साथ पैरेलली अगर हम इसे कंबाइन करते हैं तो आपको बताना है यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाएगी, तो मैंने आपको बता दिया इतनी धारा ली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मैम कितने सारे न्यूमेरिकल्स है, बेटा हैं तो जेन्युइनली बोलूं अगर मैं तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे, बट कोई बात नहीं, हम इसे स्मूथली करेंगे, अच्छे से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ के करेंगे। इनमें किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है, 250 वॉट का टीवी सेट जो 1 घंटे चलाया जाता है, या फिर 120 वॉट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो पहले तो लिखते हैं, इसको लिख कैसे सकते हैं भैया, एक बात बताओ, तुम्हारे पास यहाँ क्या क्या दिया है, तुम्हारे पास यहाँ दिया है P1 250 वॉट दिया है बेटा, इसी के साथ तुम्हें और क्या दिया है, टाइम दिया है T1 कितना दिया है भैया 1 आवर दिया। चेंज करो इसे, 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, 3600 निकल के आ जाएगा, वेरी गुड है ना, 3600 निकल कर आ जाएगा सेकंड में। नेक्स्ट आ जाओ P1 के बाद, P2 कितना दिया है भैया 120 वॉट दिया है, T2 कितना दिया है बेटा 10 मिनट दिया है। चेंज कर दो इसे, 10 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा बेटा 600 सेकेंड होगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पर विद्युत ऊर्जा निकालनी है। आप मुझे एक बात बताओ, विद्युत ऊर्जा उपभुक्त कितनी होती है उसके बारे में बताना है। भैया एक काम करते हैं, पहले हम इसे 1 घंटे के लिए निकालते हैं, फिर हम 10 मिनट के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम 1 आवर के लिए, किसके लिए बेटा 1 आवर के लिए। सो अगर 1 आवर के लिए निकालेंगे सो P हमारा क्या हो जाएगा, P1 लेके चल देते हैं, है ना। सो हमारा क्या हो जाएगा भैया, सो ये हमारा जो 1 आवर के लिए उपभुक्त ऊर्जा है, इसको अगर मैं निकालना चाहती हूँ सो ये P1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा T1 हो जाएगा। और P1 कितना दिया है 250 दिया है, T1 कितना दिया है हमको, कहाँ गया भैया 3600 दिया है। अब इनका आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, देखो पूरे का तो नहीं करना, हम एक काम करते हैं 36 का 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 30 की 0 पावर में 3, 5 6 15 16 17 18, 6 दूनी 12 की 2 पावर में आया 1, 3 दूनी 6 और 1 ये 7, 8 9 10 की 0 पावर में 1 7 8 और 1 ये 9, यानी कि भैया 900 हो गया। ये कितना हो जाएगा 900, ये 1 0 इसका उठाएंगे, 2 0 इसका उठाएंगे, है ना। और हमें यहाँ पर क्या बतानी है, इसकी विद्युत उपभुक्त ऊर्जा बतानी है। तो भैया किस में होगी, जूल में ही तो होगी ना, ऑब्वियसली एनर्जी किस में होती है, जूल में ही तो होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ साथ सेकंड कहानी। 10 मिनट्स के लिए अगर मैं इसकी उपभुक्त ऊर्जा निकालती हूँ ना, विद्युत ऊर्जा उपभुक्त कितनी हो रही है अगर ये बताते हैं सो भैया हमारा P2 मल्टीप्लाई T2 होगा। P2 कहाँ हो भाई, तुम यहाँ हो 120 और T2 कितना है, सो वो है 600। सो 120 का मल्टीप्लाई 600 में करते हैं तो क्या होगा, 12 चिंग होता है भैया 72, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
है ना, सही लिखा है ना हमने, 600 ही था और ये 120 ही था। सो 12 चिंग क्या हो जाएगा भैया 72। सो ये 72,000 जूल निकल कर आएगा। कितना? सो ये निकल कर आएगा बेटा 72,000 जूल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें ज्यादा विद्युत ऊर्जा उपभोग तो होगी भैया, जो अगर 1 घंटे के लिए चल रहा है और 1 घंटे में उसने 250 वॉट का जो टीवी है यूज किया गया है। टीवी का अगर हम बात करें वो कितने वॉट का था, 250 वॉट का था, लगभग 1 घंटे तक चलाया गया, पूरे 1 घंटे तक चलाया गया। सो कितनी ऊर्जा उपभुक्त की गई? तो भैया इतनी ऊर्जा उपभुक्त की गई और 10 मिनट में इतनी की गई। तो किसमें ज्यादा की गई? ऑब्वियसली टीवी सेट में ज्यादा की गई, ठीक है ना, किसमें ज्यादा? टीवी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या बोल रहा है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मैन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। सो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की आपको क्या करना है? कैलकुलेट करने का काम करना है। सो आपको बेसिकली हीट नहीं निकालना है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर को आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। चलो भाई जल्दी से हम इसे क्या करते हैं? कैलकुलेट। तो सिंपली अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि भैया हमारे पास आर कितना देकर रखा है, सो वो हमारा 8 ओम देकर रखा है, वहीं पर इसमें टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर लग रहा है। आई हमारा क्या होता है? 15 एम्पियर होता है। और हमें हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर को क्या करना है? कैलकुलेट करने का काम करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें क्षयित ऊष्मा हम ले सकते हैं, मतलब बेसिकली जो हमें यहाँ पर क्या करना है? फाइंड करना है, यानी कि क्षयित ऊष्मा दर को हम क्या करेंगे? यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, है ना। और जब हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे? कैलकुलेट। तो चलो भाई इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, H इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है बेटा? आई स्क्वायर RT हो जाएगा। एंड इसी के साथ हम एक काम करते हैं, H के अपॉन में T को लेकर आ जाते हैं, जो कि हमारा आई स्क्वायर R होगा। यही हमें यहाँ पर क्या करना था? फाइंड करना था। अब हमने क्या किया? यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर हमारा क्या देकर रखा है? 15 मल्टीप्लाई 15 और R हमारे पास कितना देकर रखा है? 8। जब हम इस पूरे को क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 1800 आएगा। और ये जूल पर सेकेंड, यही क्या है बेटा? इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो अब दैट्स इट, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एक्चुअली में इस एक ही क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चलो एक एक करके सॉल्व करते। सॉल्व नहीं करना, ये पूरा थ्योरी है। सो फाइनली अब आपको लग रहा होगा कि मैम थैंक गॉड अब हमें कुछ थ्योरी वाला सेक्शन मिला है। सो भाई तुम्हें सच में ऐसा सोचना भी चाहिए। तो सुनो, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। जैसे सबसे पहला है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? मतलब सोचने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं ना बेटा, इनके जो तंतु होते हैं उनमें मेनली टंगस्टन का ही यूज क्यों किया जाता है? तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। विद्युत लैंपों के तंतु टंगस्टन धातु से ही बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? टंगस्टन धातु से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता, अगर हम इनकी प्रतिरोधकता की बात करते हैं, है ना, टंगस्टन विद्युत लैंपों के जो तंतु है ना, वो टंगस्टन मेटल के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध अन्य सुचालक धातुओं की अपेक्षा ज्यादा होती है। मतलब बेसिकली जो दूसरे गुड कंडक्टर्स वाले मेटल्स होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में अगर हम इसकी चालकता की बात करते हैं वो ज्यादा होती है। सो विद्युत लैंपों के तंतु टंगस्टन धातु के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता, चालकता नहीं सॉरी, प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध दूसरे अच्छे चालक वाले धातुओं की अपेक्षा में कैसी होती है? ज्यादा होती है। साथ ही टंगस्टन धातु का जो गलनांक है ना भाई, वो भी ज्यादा होता है। मतलब इसका जो गलनांक होता है वो भी कैसा होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये गर्म होकर प्रकाश भी उत्पन्न करता है। यही एक रीजन है कि विद्युत लैंप यानी कि जो इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं ना, उनके तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का ही यूज किया जाता है। सेकंड कहानी की तरफ आते हैं। विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर हो गया, है ना, विद्युत इस्त्री हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इसके चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं या फिर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? क्या कहा मैंने आप सभी से? विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, पहले सुनो कि ये क्यों अलॉयज। मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। धातु अलग होती है, उपधातु अलग होती है, और अधातु अलग होती है, और अलॉय भी अलग होते हैं।
सो शुद्ध धातुओं की तुलना में उनसे बनी मिश्र धातुओं के प्रतिरोधकता मान कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। बिल्कुल सही बोला है। शुद्ध धातुओं की तुलना में उनसे बनी जो मिश्रातुएं होती हैं, यानी कि मिश्र धातुएं होती हैं, जिन्हें हम अलॉय कहते हैं, तो इसकी प्रतिरोधकता मान कैसे होते हैं? ज्यादा। मैंने आपको ये सिखाया, ऑलरेडी चार्ट बनवाया हुआ है, मैंने आपको इस चार्ट के बारे में ऑलरेडी बता कर रखा है, तो भैया सेशन अगर अटेंड नहीं किया हो तो वो जरूर कीजिएगा। अतः धारा प्रवाहित करने पर मिश्रातों से बने तापन अवयव अधिक ऊष्मा क्या करते हैं बेटा? उत्पन्न करते हैं, फिर ये ज्यादा हीट जो है प्रोड्यूस करते हैं। मिश्र धातुओं के प्रतिरोधकता मान उच्च ताप पर भी बदलते हैं, है ना, उच्च ताप पर भी नहीं बदलते हैं। बेसिकली इनकी जो प्रतिरोधकता का मान है ना, कितना ही टेम्परेचर आप दे दो वो इंक्रीज नहीं होते हैं, और इसीलिए बने ताप अवयवों का उपचयन यानी दहन ही नहीं होता, और ये ज्यादा ताप पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रोटेक्टिव वे में क्या करते हैं? काम। इसीलिए भैया इलेक्ट्रिक तापन, विद्युत तापन युक्तियां, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेड टोस्टर हो गया, या फिर इसी के साथ इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, है ना, इसके चालक जो हैं वो प्योर मेटल के ना बनकर अलॉय के बनाए जाते हैं, क्योंकि मेटल की वो सारी प्रॉपर्टीज, मतलब मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज बेस्ट होनी चाहिए थे उससे भी बेस्ट क्या होती हैं? अलॉय की प्रॉपर्टी होती हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक प्रेस और फिर ब्रेड टोस्टर जैसे विद्युत तापन युक्तियों के लिए जरूरी होती है। इसीलिए हम यहाँ पर प्योर मेटल का यूज ना करके किसका करते हैं? मिश्र धातुओं का यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का ही उपयोग क्यों नहीं किया जाता? मतलब हमारे घरों में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम मतलब बेसिकली बात करें, वहां पर कॉम्बिनेशन जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं होता। रीजन क्या है? देखो, दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा पैरेलल होता है। तो क्यों नहीं किया जाता? तो सुनो, घरेलू परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता, इसके कुछ रीजन है। श्रेणी क्रम में विद्युत वोल्टता सभी बल्बों में बट जाने के कारण, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज सीरीज के फॉर्म में चल रही है ना, अगर रास्ते में किसी एक में रुकावट आएगी वो सबको रोक देगी। पैरेलल में ऐसा नहीं होता, सीरीज में ऐसा होता है। सीरीज बोले तो ये सीरीज, मान लो कि ये सीरीज है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये इसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? बिल्कुल रोकेगा। तो श्रेणी क्रम में विद्युत वोल्टता सभी बल्बों में बढ़ जाने के कारण प्रत्येक बल्ब को जलने के लिए पर्याप्त विद्युत शक्ति की आपूर्ति नहीं मिलती है। दूसरा, कुछ तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण विद्युत धारा घट जाती है, वह बल्ब धीमी रोशनी में जलने लगते हैं, और यदि एक बल्ब खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा सर्किट ही काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट आते हैं, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के किस प्रकार परिवर्तित होता है? मतलब उसका जो रेसिस्टेंस है, यानी किसी तार का जो रेसिस्टेंस है, उसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ये इसकी बात चल रही है। किस प्रकार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ कैसे चेंज होता है? तो सुनो, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने पढ़ाया है। इसका मतलब ये हुआ कि आर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, यानी कि एरिया बढ़ता है सो प्रतिरोध घटता है, और अगर एरिया घटता है सो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। उल्टा चल रहा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। किसी तार का प्रतिरोध यानी कि आर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। अतः मोटे तार से विद्युत धारा ज्यादा इजीली फ्लो होती है और पतले तार से विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है। कम धारा मतलब कम मात्रा में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए भाई, एक लास्ट इसकी कहानी जानते हैं। विद्युत संचरण के लिए मेनली कॉपर, एल्यूमिनियम तारों का ही यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं, यानी कि भैया ये विद्युत के सबसे अच्छे चालक होते हैं, दूसरे मेटल्स नहीं होते हैं, है ना। जैसे सिल्वर सबसे अच्छा होता है बट हम यूज नहीं कर सकते, बहुत महंगा होता है भाई, है ना। कॉपर और एल्यूमिनियम के प्रतिरोधकता मान कम होते हैं। जब इनसे बने तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब ऊष्मा के रूप में विद्युत शक्ति का अपव्यय या फिर जो व्यय है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे ही क्वेश्चंस। भैया वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो वो भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास। और यस, प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स आपको करना है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।